नमस्ते। फेयर प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आपके लिए नित्यानंद खां की कहानी अभिशप्त पुथी के सहारे में श्रापित पांडुलिपि। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भौतिक स्टेशन के एक्सपीरियंस के बाद खुद को संभालने में कुछ दिन समय लगा। अच्छे से समझ गया कि भूतों की कहानी लिखना और उसी कहानी के अंदर घुस जाना, इन दोनों में बहुत फर्क है। जो भी हो, अवनी जी मतलब आगंतुक पत्रिका के संपादक मेरी रातों की स्टेशन कहानी पढ़ के बहुत खुश हुए थे। कहानी बिका भी था बहुत, पर कौन जानता था ऐसे भौतिक अनुभव का ये सिर्फ शुरुआत है। पहले अवनी जी ने विष्णुपुर का जो पांडुलिपि के बारे में मुझसे कहे थे, इस रविवार को उसी के बारे में एक समाचार पढ़ा। बांकुड़ा जिला के छतना गांव में एक 300 साल पुरानी पांडुलिपि को लेके गांव वालों में आतंक फैला हुआ है। स्थानीय सूत्र से यह पता चला है कि पहले पांडुलिपि के मालिक रमेश डलुई के मानसिक विकृति और कुछ दिनों में उनकी मौत होती है। अब वो आतंक भयंकर बढ़ गया है। तो क्या अवनी जी ने जो कहा था कि पांडुलिपि श्रापित है, वो सच है? ये बात दिमाग में आते ही मैं अवनी जी को फोन किया। हेलो सर, आप क्या बिजी हैं? नहीं, वो असल में ये पांडुलिपि के बारे में वो आपने देखा है? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। फोन रख के मैं अवनी जी के घर की तरफ निकल गया। पहुंच के देखा अवनी जी चाय लेकर मेरे लिए बैठे हैं। मुझे देखते ही वही पुरानी हंसी। आओ नील, अरे तुम्हारे लिए ही बैठा हूँ। बैठते ही फ्लास्क से चाय कप में डाल के मुझे दिया। अवनी जी के शक्ल पे एक रोमांच दिखाई दे रहा है। मुझसे कहा, बोलो, क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा, अच्छा वो पांडुलिपि क्या श्रापित है या नहीं? अरे तुम्हें तो पता ही है, रहस्य कहानी बेच के घर चलाता हूँ, लेकिन मैं खुद इन सब में यकीन नहीं रखता। पर वहाँ के एक रिपोर्टर को फोन करके जो सुना वो ये है कि पांडुलिपि घर में ले आने के बाद ही विक्टिम का मतलब रमेश जी का व्यवहार कुछ बदल सा गया। हर वक्त उनमें एक डर दिखाई देता था, जैसे कोई उन्हें मारना चाहते हैं। ऐसे कुछ दिनों में ही वो कुछ पागल सा हो जाते हैं और उसके बाद ही ये हाल। एक तो पुरानी पांडुलिपि, ऊपर से ये श्राप का आतंक। इन सब मामलों में मेरा जो एक खास दिलचस्पी है, ये अवनी जी को भी अच्छे से पता है। शायद इसीलिए ये सब मुझसे कहते वक्त उनका प्रोत्साहन दुगना दिखाई दिया। मैं भी इस मामले में अभी से कुछ रोमांच महसूस कर रहा हूँ। अवनी जी ने मुझसे पूछा, क्या जाओगे एक बार? मैंने कहा, कहाँ, विष्णुपुर? और क्या, वैसे भी इस बार एक फायदा है, दो चार पत्रकार को छोड़ के उस तरफ कोई नहीं गया। तुम्हारा हाथों का जो कमाल है, एक बार अगर ये कहानी हमारे पत्रिका में छप जाए तो चारों तरफ हमारा ही नाम होगा। मैंने तो कहानी का टाइटल भी सोच लिया, खून के प्यासी श्रापित पांडुलिपि। क्या कहते हो, हाँ? मैं अच्छे से समझ गया फिर से एक रोमांच का सामना होने वाला है। मैं उनको हाँ बोल के उठ गया।
अगले दिन सुबह हावड़ा से 6:25 का ट्रेन से विष्णुपुर जाने में लगभग 3 घंटे लग गए। कमरा पहले से ही बुक किया गया था, विष्णुपुर टूरिस्ट लॉज में। स्टेशन से 15 मिनट का रास्ता। मेरे साथ एक टूरिस्ट बैग और एक कैमरा। लॉज में पहुंच के फ्रेश होके ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट टेबल पे भी सुना वही पांडुलिपि के बारे में बात हो रही है। लॉज के मैनेजर से बात हुई इस बारे में। उनका नाम तापस मजुमदार, घर कलकत्ता में है। नौकरी के खातिर आज 5 साल यहाँ पे है। आदमी अच्छा है। उससे बड़ी बात यह है कि वो हमारे पत्रिका के बड़े भक्त हैं। ऐसे हाल में मुझसे मिल के वो कितने खुश हुए हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं। अब असली मुद्दे पे आया। उनको मेरा यहाँ आने का वजह बताते ही वो चौंक के बोले, क्या क्या कह रहे हैं आप यहाँ पे आए हैं वो डरावनी पांडुलिपि के लिए? मैंने कहा, वो पांडुलिपि डरावनी है या नहीं ये कैसे पता चला? डरावनी नहीं, आप ही बताइए। 2 दिन में एक पूरा इंसान पागल हो गया है। आखिर में तो मैं उनको रोक के कहा, इंसान का पागल होना तो नई बात नहीं है, तो इसके लिए पांडुलिपि का क्या कसूर? देखा तापस जी के शक्ल गंभीर हो गया। फिर वो बोले, देखिए, आपको एक बात बताता हूँ। इस बारे में पूरी बात खबर पे छपा नहीं गया। अगर सबको पूरी बात पता चल गया तो लोगों में डर फैल सकता है, और अगर ये हुआ तो ऐसे एक टूरिस्ट प्लेस का बदनाम हो जाएगा। लोगों का तो यहाँ आना ही बंद हो जाएगा ना। समझ गया। पांडुलिपि को लेकर जितना रहस्य मैंने सोचा था, असल में उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये सब बताते हुए भी तापस जी कुछ डरे डरे से थे। अजीब बात है, एक आम पांडुलिपि को लेके ऐसा आतंक फैल सकता है। तापस जी से और भी पता चला कि रमेश डलुई पहला नहीं है जो ऐसे मर गए। इससे पहले भी 3 लोग ठीक वैसे ही मरे हैं। सबसे अजीब बात यह है कि हर डेड बॉडी रक्त शून्य हाल में मिला है। यह आखिरी बात सुन के इस बारे में मेरा जिज्ञासा और भी बढ़ गया। वो पांडुलिपि अब कहाँ है पूछने पर तापस जी ने बताया, अभी भी वो रमेश जी के घर में ही है। वहाँ अभी उनके एक दूर के भतीजे रहता है, लेकिन सुनने में आया है कि अब वो घर बेचना चाहते हैं। तापस जी से उस घर का पता पूछते ही देखा कि वो और डर गए। कहे, आप सच में वहाँ पे जाएंगे? मतलब वो पांडुलिपि के लिए? देखिए, मैं आपका बड़ा भक्त हूँ, और ऐसे अनुभव आप पहले भी कर चुके हैं ये मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन जानबूझ के मैं आपको ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता। नहीं नहीं। अब क्या करें? आखिर में बहुत समझाने के बाद तापस जी ने मुझे उस घर का पता दिया। दोपहर को मैं यहाँ के पुराने मंदिर देखने निकल गया। विष्णुपुर में आके मैं सिर्फ काम करूँगा और यहाँ के मशहूर मंदिर नहीं देखूंगा, ये नहीं हो सकता। शाम को लॉज में जाके घंटों तक तापस जी से बात हुई। देखा वो सच में मेरे लिए चिंतित है। रात में जल्दी से खाना खा के अपने कमरे में आके कैमरा और मोबाइल चार्ज में बिठा के एक मैगजीन पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मोबाइल अलार्म सुन के नींद से उठा, फिर नहा धो के ब्रेकफास्ट करके छतना गांव की तरफ निकला। विष्णुपुर से बस में छतना पहुंचने में लगा 1.5 घंटे। रमेश जी के घर पहुंचने में और आधे घंटे। रमेश जी का घर गांव के सीमा पर है, इसीलिए वहां ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं है। रास्ते में एक आदमी से पूछने पर वो घर का पता बताया। घर के सामने थोड़ा बहुत खाली जगह है। छोटे छोटे पत्थर के रास्ता
सीधा गए हैं रमेश जी के घर के दरवाजे तक। नॉक करते ही अंदर से 25-26 साल का एक आदमी निकला। शायद यही दूर के वो भतीजे हैं। क्या चाहिए? थोड़ा चिड़चिड़े आवाज़ से पूछा। मैं अपना पहचान और यहाँ आने का वजह बताते ही वो जैसे आसमान से गिरे। उत्तेजित और खुशी से पूछा, क्या क्या कह रहे हैं आप आगंतुक पत्रिका के लेखक? क्या बात है। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम सैकत दलुई। अब मैं आपके पत्रिका का सदस्य हूँ, और वो सिर्फ आपके कहानी के लिए ही, मतलब आप बहुत अच्छे लिखते हैं। ये सब बोल के वो मुझे खुशी से अंदर ले गए। पता चला उनके चाचा गुजर जाने के बाद वो यहीं पे रहते हैं। पास ही में एक स्कूल में पढ़ाते हैं। पहले कभी कभी आते थे यहाँ पे, अब यहीं पे रहते हैं और खाना वाना भी खुद ही बनाते हैं। पहले एक नौकर था, पर रमेश जी के मौत के बाद वो भाग गया। फिर देखा पांडुलिपि को लेकर जो डर या बातें मैंने सुना है, वो उस पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं करते। पर चाचा के मौत को लेके वो बहुत दुखी है। सैकत से पता चला कि रमेश जी एक बहुत बड़े पांडुलिपि के शोधकर्ता और बहुत ज्ञानी इंसान थे। सैकत की बात थोड़ा सा भी झूठ नहीं है, ये पता चला रमेश जी के कमरे में जाने के बाद। दीवार से लेकर अलमारी तक पांडुलिपि से भरे पड़े हैं। 6 बुक शेल्फ भरा है तरह तरह के किताबों से। ऐसे इंसान का अचानक चले जाना अब मुझे भी दुख दे रहा है। फैसला किया कैसे भी करके मुझे इस पांडुलिपि का रहस्य उद्घाटन करना ही है। सैकत से पूछा, अच्छा सैकत, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चाचा की मौत कैसे हुई? सैकत धीरे धीरे बोला, असल में चाचा बहुत चुपचाप रहते थे। एकदम किताबी कीड़ा थे। खाने पीने का कोई ध्यान नहीं था। कहीं से भी किसी पांडुलिपि के बारे में सुनते ही वो वहाँ भाग जाते थे। तो मुझे तो लगता है कि खाने पीने का और अपना शरीर का ध्यान नहीं रखते थे, और इसीलिए चाचा चले गए। अब मैं वो पांडुलिपि के बारे में पूछा। अच्छा सैकत, वो पांडुलिपि क्या अभी दिखा सकते हो? उसने कहा। ज़रूर, यहीं पर रखा है। फिर वो उठ के एक पांडुलिपि लेके आया। लाल कपड़ों से ढका हुआ, 2 लकड़ी से डेक से कवर्ड हुआ पांडुलिपि। हाथ में लेते ही मेरा पूरा शरीर थोड़ा कांप गया। ये वही पांडुलिपि है जिसके अंदर इतिहास के साथ साथ छुपा है वो श्राप। लेकिन कैसी श्राप? ये सब सोच रहा हूँ, अचानक सैकत की बात से होश आया। क्या क्या बात है जी? क्या सोच रहे हैं? अच्छा सैकत, तुम्हें एक रिक्वेस्ट करूँ तो रखोगे? अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ज़रूर रखूँगा, आप बोलिए। मैं क्या कुछ दिनों के लिए ये अपने पास रख सकता हूँ? ज़रूर, क्यों नहीं। अब मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर इसको लेके लोगों में जो डर फैला हुआ है, आप अगर उसके बाद भी ये रखना चाहते हैं तो रखिए। पर आप क्या इसे लॉज में ले जाना चाहते हैं? मैं भी यही सोच रहा था कि अगर ये वहाँ पे लेके जाऊँ तो। अब सैकत बोला, मैं क्या कह रहा था कि आपकी कोई आपत्ति ना हो तो आप यही रह जाइए ना। मैं तो अकेला ही रहता हूँ यहाँ पे। एक साथी मिल जाए तो मुझे भी खुशी होगी। कमरे का कोई कमी नहीं है। मैं इस कमरे के पीछे एक और कमरा है। ये सुन के मेरे जैसे हाथों में चांद लग गया। ऐसे किताब और पांडुलिपियों के बीच रहने का लालच मैं बहुत देर से छुपा रहा था।
इसलिए उसका कहना मैं एक ही बार में मान लिया। दोपहर को एक साथ खाना खा के वो अपने स्कूल के काम को लेकर बैठा। पांडुलिपि को लेकर रात में पढ़ूंगा, ये सोच के मैं भी थोड़ा सो लिया। बाद में सैकत और मैं पास में थोड़ा घूम आए। ये देखने के लिए निकला था कि गांव वालों में पांडुलिपि को लेकर क्या चल रहा है। कुछ लोगों से बात भी हुई। असल में कुछ दिनों से रिपोर्टर लोगों को इंटरव्यू दे दे के गांव वाले भी इस बारे में माहिर हो गए हैं। सब मिला के असली बात ये ठहरा कि पांडुलिपि श्रापित हैं, इस बारे में उनका कोई संदेह नहीं है। वे रिपोर्टर को भी दूसरे मौत के बारे में कह चुके हैं, पर यह सब कुछ छापा नहीं गया। रात में खाना खाने के बाद सैकत से कुछ और बातें करके मैं अपने कमरे में आया। साथ में वो पांडुलिपि भी लेके आया। कोने पर स्टडी टेबल है और लाइट भी, तो कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बैठ के पांडुलिपि के लाल कपड़े खोला। अंदर एक खास जगह पे एक अजीब कलम भी रखा है। अजीब इसलिए क्योंकि यह कलम थोड़ा छोटा और थोड़ा सा मोटा है। मटेरियल क्या है नहीं पता। लकड़ी के डेक खुलते ही एक अजीब बदबू निकला। पुराने पांडुलिपि पहले भी बहुत देख चुका हूं, पर कभी ऐसे बदबू तो। ये सोच रहा हूं और एक एक पन्ने पलट रहा हूं। तिब्बती अक्षरों में लिखे है, पर ये क्या? पांडुलिपि के पन्ने ऐसा क्यों है? कुछ शक है। पांडुलिपि के पन्ने तो ऐसे नहीं होते, वो तो भोजपत्र से बनते हैं। लेकिन ये किस चीज से बना है? इसी बीच वो अजीब बदबू धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। साथ साथ मेरे शरीर जैसे थोड़ा सुन पड़ गया, जैसे मेरा शरीर बेकाबू हो रहा है। ऐसे कब तक चला पता नहीं। शायद बेहोश हो गया था। पर जब होश आया, देखा मैं एक गुफा के अंदर बैठा हूँ, एक बड़ा सा पत्थर के ऊपर। ये क्या? कौन सी जगह है ये? टेबल, चेयर, कमरा, ये सब कहाँ गया? कहाँ हूँ मैं? मैं क्या सपना देख रहा हूँ? पागल हो रहा हूँ? अजीब सा डर लगा। दिल किया भाग जाऊं यहाँ से, पर वो पत्थर के ऊपर से एक कदम नहीं हिल पाया। जैसे जैसे मैं भी खुद पत्थर का बन गया हूं। ऐसे कब तक था मालूम नहीं। धीरे धीरे बहुत कोशिश करके खुद को खड़ा किया। गुफा में कोई रोशनी नहीं है, पर पता नहीं कहाँ की एक हल्की रोशनी से थोड़ा दिखाई दे रहा है। उस रोशनी का पता किया तो देखा मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके उल्टी तरफ एक रास्ता जा रहा है, जैसे एक और गुफा का मुंह। वहां से सिर्फ रोशनी नहीं आ रही है, एक या कुछ लोगों का धीमी आवाज आ रही है। मैं गुफा के दीवार पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। जितना जा रहा हूँ वो आवाज या फिर चीख बढ़ने लगा। थोड़ा आगे जाके अंदर क्या हो रहा है ये मैं देखने की कोशिश किया, पर जो देखा वो देख के मेरा शरीर सुन पड़ गया। गला सूख गया, मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा है। देखा एक 29-30 साल का लड़का चट्टान के ऊपर सोया हुआ है।
शरीर एकदम नंगा। चट्टान के चारों तरफ लाल कपड़ों में 5 लोग खड़े हैं। उन्हीं के जैसे एक और हाथ में तेज चाकू लेके उसी तरफ बढ़ रहे हैं। देखा बहुत सावधानी से यह काम कर रहा है, जैसे कोई गुनहगार गुनाह करता है। हर किसी के शक्ल पे एक डर और एक निर्दयता दिखाई दे रहे हैं। देखते ही देखते चाकू लेके वो आदमी धीरे धीरे उस नंगे शरीर से चमड़ी के पतले पतले स्तर काट के निकलने लगा। और एक के ऊपर एक स्तर सजा के रखने लगा। चमड़ी उधेड़ने के बाद उस आदमी ने उस लड़के के कलाई से एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा भी काट लिया। उधर वो चट्टान खून से भर गया। ये सब देख के उन लोगों के शक्ल पे एक पिशाच जैसी हंसी दिखाई दी। लेकिन मुझे ये क्या हुआ? वही घटना बार बार देख रहा हूँ गुफा में, लेकिन हर बार वो नंगा शरीर अलग अलग है। कुछ देर बाद देखा सब कुछ बदल गया है। गुफा में वो चाकू वाला आदमी बैठ के कुछ कर रहा है। मैं दूर से देखने की कोशिश की, फिर ऐसा लगा कि मुझे दिखाने के लिए ही वो खुद मेरी तरफ घूम के बैठा है। देखा उसके पास में एक के बाद एक चमड़ी सजाई हुई है। ये समझने में दिक्कत नहीं हुई कि वो सब इंसान के चमड़ी है। क्या भयंकर और डरावनी है वो दृश्य। फिर उसने वो चमड़े को पांडुलिपि के आकार में काट के किसी चीज से सिल रहा है। आसपास देखा तो गुफा के दीवार पे और भी बहुत सारे पांडुलिपि सजाई हुई है। वो सब भी क्या? इसी वक्त और भी कुछ लोग गुफा के अंदर आए। वो सब जैसे पहले वाले आदमी को पकड़ने के लिए ही आए हैं। हाथ में मशाल, सबके चेहरे पे जैसे गुस्से की आग दहक रहे हैं। इधर जो चमड़ी से पांडुलिपि बना रहा था, उसकी शक्ल से रंग उड़ गया, जैसे वो समझ गए हैं कि उसकी मौत होने वाला है। मैं चुपचाप खड़ा हूँ। क्या देख रहा हूँ? क्यों देख रहा हूँ? कहाँ हूँ? कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। इस भयानक नाटक का मैं सिर्फ एक दर्शक हूँ। लेकिन इतना समझ में आ गया है कि यह सब मुझे कुछ समझाना चाहते हैं, मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं। पर वो क्या है? फिर उस खूनी को बाकी सब ने बांध दिया। फिर सब मिलके उसके ऊपर और गुफा में कुछ छिड़क दिया। अब उन लोगों में से एक ने उस खूनी के शरीर पे मशाल से आग लगा दिया। तभी वो खूनी जलने लगा। उसकी चीख पूरी गुफा में कांप उठी। सिर्फ यही नहीं, वो सब और भी सारे जो पांडुलिपि थे उसमें भी आग लगा दिए और पूरा गुफा चमड़ी जलने के बदबू से भर गया। लेकिन अजीब है, वो खूनी मरने से पहले चीखना बंद करके कुछ फुसफुसा रहा है और बार बार फूंक मार रहा है, जैसे कोई मंत्र है। पता नहीं, पर देखा उसकी आधी जली मुंह पे वही हंसी वापस आ गई है। मेरे दिमाग का नस शायद अब फटने वाला है।
मेरे आंखें भारी हो रहा है। मैं मैं अंधेरे में डूब रहा हूँ। वो आधी जली मुंह जैसे खुला है और मैं घूमते हुए उसमें डूब रहा हूँ। और कोई उस अंधेरे में कह रहा है, लिखो 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 लिखो। अचानक अचानक देखा, मैं जैसे चेयर पे बैठा था वैसे ही बैठा हूँ। उस बेहोशी में ही सुना, नील भैया, नील भैया, नील भैया। सैकत, मुझे लिखने दो, लिखने दो, लिखने दो। अचानक एक जोर से धक्का महसूस किया, फिर सब अंधेरा। आखिर 2 दिन बाद विष्णुपुर के अस्पताल में थी। सिर के पास सैकत बैठा है, साथ में एक और आदमी। अभी भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ, सच या झूठ। सैकत कहा, नील भैया, अब कैसा लग रहा है? मैं इशारे से बताया, ठीक हूँ। उसी के मुंह से सुना, आज 2 दिन बाद मुझे होश आया। इन 2 दिनों से मैं लगातार अनशन बकता रहा। बेचारे सैकत, लॉज के मैनेजर और अवनी जी सब मिलके मुझे इस बार बचा लिया। मेरा हाल सुनते ही अवनी जी विष्णुपुर आए थे। कुछ दिनों बाद मैं थोड़ा ठीक होने पर वो खुद मुझे गाड़ी से लॉज लेके गए। सैकत और वो आदमी भी आया था साथ में। बाकी उधर ही सुना। पहले सैकत ने कहा, आपका हाल देखते ही मैं गांव वालों की मदद से आपको गांव के अस्पताल में लेके गया। वहां से उन लोगों ने आपको इस जिला अस्पताल में रेफर किया। आप लगातार अनशन बकते रहे। अस्पताल में लाने के बाद आपको ब्लड भी देना पड़ा था। तब तो नहीं समझा था आपको एनीमिया क्यों हुआ, बाद में समझा। छोड़िए, मिलवा देता हूँ, ये मेरे चाचा के दोस्त अघोरनाथ मुखर्जी हैं। काशी के बहुत बड़े पंडित हैं और साथ ही साथ तंत्र साधक। चाचा जी ने उन्हें पांडुलिपि के बारे में पहले से ही बताए थे। फिर अघोर जी ने ही बताया, हाँ, रमेश से बात हुआ था। वो खुद भी जानता था पांडुलिपि के बारे में, लेकिन सब कुछ ऐसे जल्दी हो जाएगा ये नहीं सोचा था। असल में मैं थोड़ा बाहर गया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए, इसीलिए रमेश की बाकी चिट्ठी मुझे नहीं मिला। घर आके जब मिला तब बहुत देर हो गया है। जरा आपको खोल के बताता हूँ। आज से लगभग 300 साल पहले नेपाल की एक पहाड़ पे कुछ तांत्रिक रहते थे। उनके साधना का तरीका वो अघोरी से भी ज्यादा भयानक था, क्योंकि वो सब काला जादू और महाचंडी का पूजा करते थे। तंत्र शास्त्रों में इसे बहुत खतरनाक माना जाता है। इनके साधना का एक ऐसा जगह आता है कि मंत्र सिद्धि के लिए इंसान के चमड़े का बना और खून से लिखी पांडुलिपि का इस्तेमाल करना पड़ता है,
जहाँ विशिष्ट मंत्र लिखना होता है। वो लिखने का कलम भी होगा इंसान के हड्डी निर्मित। गाँव से वो लोगों को पकड़ के उनका बलि चढ़ाते थे और उन्हीं के चमड़े से वो पांडुलिपि बनाते थे और उनके हड्डी से वो कलम। तो ऐसे कुछ दिन जाने के बाद गांव के लोग कैसे भी करके उनके इस काम को जान जाते हैं। इसके बाद सारे गांव वाले मिलके एक अमावस्या की रात को तांत्रिक की गुफा में जाके उनके मुखिया तांत्रिक के साथ साथ उनके साधना के चीज़ों पे आग लगा दिया। बाकी तांत्रिक तब गुफा में नहीं थे। जब वो लोग आए तो तब तक गुफा जल के राख हो चुका था। सिर्फ एक पांडुलिपि रह गया, बस एक। सुना जाता है कि वो मुखिया तांत्रिक मरने से ठीक पहले उस पांडुलिपि में अपना आत्मा छुपा लेते हैं। इसके बाद जिन जिन लोगों के पास वो पांडुलिपि गए हैं, वो सब उस तांत्रिक के आत्मा के वश में आके अपने खून से लिखते लिखते जान गंवाए हैं। और वो खून पी के वो तांत्रिक अब तक जिंदा थे। अब मेरी तरफ देख के उन्होंने कहा, आपने शायद देखा होगा ना, वो पांडुलिपि खुलते ही एक अजीब बदबू निकला था। मैंने बोला, हाँ, लेकिन वो खून की बदबू। इस 300 सालों में पता नहीं कितना खून पिया है वो पांडुलिपि। मैंने पूछा, अच्छा, अभी वो पांडुलिपि कहाँ है? उन्होंने बहुत शांति से बताया, उसे मैं आग में जला दिया। हाँ, आग में जला दिया। बस ऐसे ही उस चीज को खत्म किया जा सकता था। मैंने रमेश और उस तांत्रिक के लिए भी शांति यज्ञ किया है। उम्मीद है और कहीं कोई खतरा नहीं होगा। मेरे पास बैठे अवनी जी ने भी सब सुना। उन्होंने कहा, तो क्या आज की जमाने में भी ऐसी घटना होते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। फिर मेरे लिए कहा, लेकिन कुछ भी कहो, तुम्हारे एक्सपीरियंस का स्टॉक बढ़ता ही जा रहे हैं। अघोर जी ने बोला, देखिए, ऐसी घटना कोई जमाने के ऊपर नहीं होती। रोशनी के दूसरी तरफ अंधेरा जैसे समय के शुरू से चला आ रहा है, वैसे ही ये सब घटना भी। अब हमारे काशी में ही देखिए ना, बाजार के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है। आज भी आधी रात को उस हवेली के बैल्कनी पे एक लड़की की प्रेतात्मा दिखाई देती है। लेकिन असली बात क्या है पता है? जो देखता है वो और जिंदा नहीं रहता, उसकी मौत होनी ही है। अवनी जी बोले, बाजार के बीच में ऐसी हवेली? वहां एक बार जाने के बारे में क्या ख्याल है नील? ऐसे हाल में आंखें बंद करके चुप रहना ही सबसे अच्छा है।